हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे आधुनिक भारत से संबंधित कुछ सवालों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है जी। तो चलिए, आज का पहला सवाल है आधुनिक भारत से संबंधित, क्योंकि हम आज सिर्फ आधुनिक भारत से संबंधित सवालों को लेकर आए हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालीन उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। जो पुर्तगालीन उपनिवेश थे तो उनका प्रथम वायसराय भारत के अंदर कौन था, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है डिजास, ऑप्शन बी है आपका वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीड़ा, या ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीड़ा। जो अल्मीड़ा था वो पुर्तगालीन उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। किसके अंदर? तो कहाँ पे? तो भारत के अंदर। ठीक है जी। भारत में प्रथम उपनिवेश मतलब पुर्तगालीन उपनिवेशिक वायसराय कौन था? तो वो था अल्मीड़ा। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। जो मतलब बंगाल की खाड़ी में जो हुगली स्थान है उसका प्रयोग समुद्री डकैती हेतु कौन करता था, इन सभी में से हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि डच करते थे। ऑप्शन बी है कि मतलब ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन ऊपर नीचे चढ़ गए हैं। ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट नाम बता दूंगा कौन सा सही है, आप उससे उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो कौन करता है? तो ऑप्शन ए में है डच, ऑप्शन सी में है पुर्तगालीन, ऑप्शन बी में है कि फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी में है अंग्रेज। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो थे पुर्तगालीन। पुर्तगालीन जो थे वो बंगाल की खाड़ी के जो हुगली स्थान है उसका प्रयोग करते थे। किस लिए? तो समुद्री डकैती के लिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हमें बताना कि वो कौन अंग्रेज था, वो कौन सा अंग्रेज अंग्रेज अधिकारी था जिसको जहांगीर ने किसके नाम से किससे उपाधित किया, तो खां की उपाधि से सम्मानित किया था। हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि हॉकिंस, ऑप्शन बी में है कि अल्बर्ट डेरी, ऑप्शन सी में है कि सर थॉमस रो, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना, जिसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। हॉकिंस को किसने? जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है जी। तो जहांगीर ने खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया किया किसे किया? तो हॉकिंस को। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मतलब 1612 में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, वो स्थान हमें बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल की में हुगली, ऑप्शन सी है कि आरकोट, या ऑप्शन डी सूरत। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और कब की थी? तो 1612 में। ठीक है जी। ये तीन चीज़ याद रखना है। सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो वो स्थान है सूरत, और कौन से वर्ष में? तो 1612 में। बस इतना हमें याद रखना है। और सबसे अंग्रेजों ने की थी सबसे पहली। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने मतलब किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। मतलब जो सर थॉमस रो था वो भारत किसके काल में आया था, किस मुगल शासक के, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि बाबर के समय में, ऑप्शन बी है कि अकबर के समय में, ऑप्शन सी है आपका कि जहांगीर के समय में, या ऑप्शन डी शाहजहाँ के समय में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जहांगीर के समय में कौन आया था, तो सर थॉमस रो आया था भारत। ठीक है जी। बस इतना याद रखना कि सर थॉमस रो जहांगीर के समय में भारत आया था, मुगल शासक जो था। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ऊपर हमने क्या देखा था, तो ऊपर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, वो स्थान पूछा था, और यहाँ पे सन पूछा है। तो कई बार सन अधिकतर पूछता है, तो सन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सनों को जरूर याद कीजिएगा। ठीक है जी। तो डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थापित किया था, हमें वो वर्ष बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि 1601 में, ऑप्शन बी है आपका कि 1632 में, ऑप्शन सी है कि 1774 में, या ऑप्शन डी 1651 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी बी, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, 1632। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला सवाल।
आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। हमें बताना है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, तत्कालीन कारण। तो ऑप्शन ए में है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद। ऑप्शन बी में है कि ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी के लिए जंग। ऑप्शन सी है आपका कि कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। या ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना, जो कर्नाटक प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया जाता था, इस कारण वो कर्नाटक युद्ध की नौबत आई थी। ठीक है जी, मतलब लड़ा गया था। अब देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल में है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। जो 1760 का जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और किसके खिलाफ लड़ा गया था। एक तो अंग्रेजों और दूसरे कौन थे, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में है स्पेन, ऑप्शन सी में है कि मैसूर, या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तो वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो 1760 में। ठीक है जी, बस आपको इतना याद रखना है कि 1760 में वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिंग के स्थान पर हराया था। तो अंग्रेजों ने किसको हराया था स्वालिंग के स्थान पर। तो ऑप्शन ए में है कि विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन बी में है कि थॉमस बेस्ट को, ऑप्शन सी है कि थॉमस रो को, या ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड को। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो पुर्तगालियों ने हराया था उसे हराया था तो थॉमस वेस्ट को हराया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थॉमस वेस्ट। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। हमें अब वो स्थान बताना है, वो क्षेत्र बताना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरोप वासियों को क्या प्राप्त होता था, तो सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि बिहार, आपका ऑप्शन बी है कि गुजरात, आपका ऑप्शन सी है बंगाल, या ऑप्शन डी मद्रास। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासनकाल में बताना है कि अफीम उत्पादन हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि बिहार, ऑप्शन बी है कि दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी है गुजरात, या ऑप्शन डी असम। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है जी, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। अब हमें बताना है कि वो कौन था जो कविराज के नाम से विख्यात था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि भोज परमार, ऑप्शन बी में है कि सिंधुराज, ऑप्शन सी में है कि मिहिर भोज, या ऑप्शन डी मुंज। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोज परमार जो था वो किस नाम से प्रसिद्ध था, तो कविराज के नाम से विख्यात था। ठीक है जी, कविराज के नाम से कौन विख्यात था, तो भोज परमार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है, किसने लिखी। तो ऑप्शन ए कहता है कि नैनचंद्र ने, ऑप्शन ए है कि अमोघवर्ष ने, ऑप्शन सी है कि विज्ञानेश्वर ने, या ऑप्शन डी कंबन ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर ने। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की। जो नायर सोसाइटी थी 1914 में किसने की थी, हमें उस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि पदनाथ पिल्लई, ऑप्शन बी है आपका कि CN मुदालियर, ऑप्शन सी है कि DM नायर, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि पद्यनाथ पिल्लई। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की। जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी।
हमें बताना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है जी, तो वो कौन थे? तो ऑप्शन ए में है कि मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन बी है कि इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है कि बंगाल यंग एसोसिएशन, या ऑप्शन डी इस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यंग एसोसिएशन मतलब इंडियन एसोसिएशन। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो मतलब बरदौली सत्याग्रह था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वो कौन सी मांग थी, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में कहता है कि जोतने वाले को जमीन, ऑप्शन बी है कि मजदूरों की दरों में वृद्धि, ऑप्शन सी है कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, या ऑप्शन डी किसानों को कृषि निर्विष्ट की आर्थिक सहायता प्रदान दर पर पूर्ति। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, मतलब जो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है कि लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है कि राजा राजमोहन राय। ठीक है जी। और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसके सही उत्तर के क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राजमोहन राय। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। जो क्या कहते हैं उसे, वो है आधुनिक भारत के जनक। वो कौन थे? तो आधुनिक भारत के जनक। ऑप्शन अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो अखिल भारतीय व्यापार संघ जो थी कांग्रेस की, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए में है कि 1920 में, ऑप्शन बी है कि 1925 में, ऑप्शन सी है कि 1929 में, या ऑप्शन डी 1935 में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1920 में। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? मतलब जो बिहार में विद्रोह हुआ था जगदीशपुर में, उसके दमन का श्रेय जाता है वो किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि हडसन, ऑप्शन बी है कि हेवलॉक, ऑप्शन सी है ह्यूमरी रोज, या ऑप्शन डी टेलर एंड विसेंट आयर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलर एंड विसेंट आयर के। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? जो आधुनिक उद्योग की स्थापना है वो कब आरंभ हुई थी भारत में? तो ऑप्शन ए में है कि 1550 ईस्वी में, ऑप्शन बी है कि 1560 में, ऑप्शन नहीं 1660 में, ऑप्शन सी है कि 1750 में, या ऑप्शन डी 1850 में। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई थी 1850 में। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय संस्थापित किया? ठीक है जी। तो ऑप्शन ए है कि 1882 अंडायर में, ऑप्शन बी है कि 1885 बेलूर में, ऑप्शन सी है आपका 1890 आवड़ में, या ऑप्शन डी 1895 वेल्लूर में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए 1882 अडायर में। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग और विभागीय प्रतिनिधि द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर अनेक प्रतिधिकार को और बल प्रदान किए? तो ऑप्शन ए है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, ऑप्शन बी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जो जनजाति विद्रोह था वो कब हुआ था, कौन से सन में, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है कि 1808 से 1809 में,
ऑप्शन बी है कि 1820 में, ऑप्शन सी है कि 1858 से 1859 में, या ऑप्शन डी 1889 में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि 1820 में छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ था। ठीक है जी। तो कब हुआ था छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह? तो 1820 में। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। हमें बताना कि जो 1947 में बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए में है कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी है कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी है आपका कि भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। तो बटलर कमेटी का सब जो उद्देश्य था ना वो था भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। तो 1947 बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। जो कांग्रेस के एक नेता थे, कौन, जो कैबिनेट मिशन के पूरे पक्ष में थे, वो कौन थे हमें बताना। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है आपका कि सरदार पटेल, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे वो थे आपके सरदार पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे? कांग्रेसी नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुगोली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। हमें बताना कि जो सुगोली की संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ऑप्शन बी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच में, ऑप्शन सी है कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच में, या ऑप्शन डी अवध का नवाब और नेपाल के बीच में। तो जो सुगोली की संधि हुई थी ना वो हुई थी ईस्ट इंडियन कंपनी और नेपाल के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू प्रोटियाट के संपादक थे, कौन थे? ए हेमचंद्रनाकर, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र, या ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वो नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि कानपुर में, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, या ऑप्शन डी लाहौर में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ठीक है जी। दिल्ली में की गई थी किसकी स्थापना थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, और किस वर्ष? तो 1928 में। तो ये तीन चीज़ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की। ठीक है जी। तो इसकी स्थापना किसने की हमें बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ था कांग्रेस का उसकी स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए में है कि NM लोखंडे, ऑप्शन बी है कि NM जोशी, ऑप्शन सी है कि महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मारकर बम फेंका था। उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। मतलब ये पूछ रहा है कि किसने गाड़ी पर बम फेंक कर मारा था जिसमें मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड वो बैठे थे। तो ऑप्शन ए में है कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ऑप्शन बी है कि बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी है कि खुदीराम बोस और परलुफ चाकी, या ऑप्शन डी राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर 3 खुदीराम बोस। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी
खुदीराम बोस, अप्रफुल्ल चाकी। अब मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में शोर भी है तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है जी, बगल में काम चल रहा है। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ और शांति में करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए माफ़ी चाहूँगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो अगली वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।